आज हम लोग अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 के अंतिम टॉपिक उदासीनता वक्र, जिसे तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के नाम से इसी टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। उनका पंडित जी का कहना था कि ओकरा प्रसादी न दिया और उसको खाने का मन है। तो सबसे पहले जानेंगे 2 नंबर का प्रश्न, उदासीनता वक्र क्या है, हमेशा पूछा जाता है और बीए में तो 20 अंक का प्रश्न होता है। उदासीनता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र क्या है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। हमको यहाँ इसकी परिभाषा, इसकी मान्यता और विशेषता से केवल लेना देना है। तो आइए चर्चा करते हैं तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र क्या है। तो हमने कहा कि उपयोगिता विश्लेषण का उल्लेख किसने किया है? मार्शल ने के उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने। और अंग्रेजी छोड़ के सब विषय पढ़ाते हैं, इंग्लिश छोड़ के सारे विषय को पढ़ाते हैं। मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक, कौन? गणनावाचक तथा एक और विद्वान है हिक्स व एलेन के क्रमवाचक, उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक दृष्टिकोण दिया और उपयोगिता विश्लेषण के क्रमवाचक दृष्टिकोण कौन दिया? तो मार्शल के गणनावाचक, उपयोगिता विश्लेषण के और हिक्स तथा एलेन के क्रमवाचक दृष्टिकोण के, मतलब विचारधारा के, वैकल्पिक विचारधारा के रूप में अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत का निर्माण किया गया। उसी सिद्धांत को हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के नाम से ध्यान रखेंगे। कोई आपसे पूछे कि उदासीनता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र क्या है, तो आप लिखेंगे प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक दृष्टिकोण और प्रोफेसर हिक्स तथा एलेन के उपयोगिता विश्लेषण के क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर अर्थशास्त्र में एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उस नए सिद्धांत को हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। जो भी बात करता है 1 घंटा रुक जाइए। एक मिनट बता रहा हूँ। उम्मीद है हमारे बात को आप सब समझ गए होंगे। उदासीनता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र आप क्या लिखोगे? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक और हिक्स और एलेन के उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक क्रमवाचक दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में एक नई विचारधारा का
प्रतिपादन किया गया, एक नई विचारधारा का निर्माण किया गया, उसी नई विचारधारा को हम उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र के नाम से जानते हैं। उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र के नाम से। तो मन में प्रश्न होगा, उदासीनता वक्र क्या है? परिभाषा नहीं हुआ, इसका वैकल्पिक विचारधारा ही है। उदासीनता वक्र क्या है? तो पहले जान लो, उदासीनता शब्द का मतलब हो गया उदासीन। क्या हो गया? उदासीन। उदासीन, उदासीन का मतलब जानते हैं आप लोग? न धनायन न ऋणायन है ना, ना आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश ही आप पे नहीं, मरे हुए इंसान की तरह संभव है। उदासीन है। तो उदासीनता वक्र क्या है? तो आप लिखेंगे, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग। आपके लाइफ में वस्तु कैगो है? उदासीनता वक्र क्या है? तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग। हमने यहां दिखाया y को, यहां पर लिया x, हमने यहां पर ले लिया सेब। क्या ले लिया? सेब। और यहां पर ले लिया संतरा। मतलब इस रेखा चित्र में वो y रेखा पर हमने क्या लिख दिया? और ओ एक्स रेखा पर। तो इस दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को प्रकट करने वाली जो रेखा है, दो वस्तुओं के, मतलब यहां दिया सेब और यहां दिया क्या दिया? तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है, उसी रेखा को उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र के नाम से कहोगे। शरीर लिख दिया तो समझ में नहीं किए। उदासीनता वक्र कहता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। अगर वह दो वस्तु का प्रयोग करता है तो दोनों वस्तु का समान मात्रा में कभी प्रयोग नहीं करेगा। गलत कि सही? दोनों वस्तु का समान मात्रा में प्रयोग नहीं। जैसे एक उपभोक्ता, यहाँ पर हम वस्तु की इकाई ले ले ए, यहाँ पर वस्तु की इकाई ले ले बी, यहाँ वस्तु की इकाई ले ले सी, यहाँ संतरा की इकाई ए, संतरा की इकाई बी, संतरा की इकाई सी। जरूरी नहीं है कि जो आपके किताब में लिखा वही मैं उदाहरण दूं। मान लिया कि एक उपभोक्ता है, तो वह पहले क्या करता है? बी इकाई का प्रयोग करता है। क्या करता है? बी इकाई। तो आप स्केल की सहायता से माप के देखिए, क्या ओ और बी की जो बीच की दूरी है, क्या ओ और ए बीच की दूरी बराबर है? हालांकि हमको यहाँ ए बी सी न करके एक्स वाई जेड करना चाहिए। मतलब ए बी सी है तो यहाँ डी ई एफ करना चाहिए। मतलब ओ बी प्रारंभिक अवस्था में एक उपभोक्ता सेब का ओ बी इकाई प्रयोग करता है। जब सेब का ओ बी इकाई प्रयोग करेगा तो संतरा का ओ ई करेगा। क्या इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है? नहीं। ये वाला क्या है? ज्यादा है। इसका प्रयोग क्या कर रहा है? अच्छा, मान लो कि सेब खाने में संतोष उसको ज्यादा मिल रहा है, तो वह सेब की इकाई ओबी से बढ़ाकर कर देगा ओसी। क्या कर देगा? ओसी कर देगा। क्या कर देगा? ओसी। अब देखिए, सेब का प्रयोग कर रहा है ओसी और संतरा का ओडी। मतलब यहाँ कम है, यहाँ क्या है? लेकिन जैसे ही अब ओसी से सेब ओसी से प्रयोग करना कम कर दिया, कर दिया ओबी, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी संतरा का मात्रा बढ़ जाएगा, ओडी से बढ़कर ओई हो जाएगा पुनः। और अब लगा कि नहीं संतरा से संतोष अधिक मिल रहा है, तो अब ओबी से घटा करके क्या कर लेगा? वो ये कर लेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब मेरा ये कहना है कि जब संतरा का प्रयोग ज्यादा करता तो सेब का क्या करना पड़ता है? मतलब दो वस्तु, सॉरी उल्टा बोला गया है, जब सेब का प्रयोग ज्यादा करता संतरा की क्या करेगा? और जैसे जैसे सेब का प्रयोग घटता जाता है, संतरा का प्रयोग बढ़ता जाता है। आप यहाँ सेब संतरा के बदले में काजू किशमिश जो भी आपको मन है, 100i कुछ भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। तो उदासीनता वक्र कहता है कि यदि उपभोक्ता दो वस्तु का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है? उपभोक्ता दो वस्तु का प्रयोग कर रहा है, तो दो वस्तु के प्रयोग करने के क्रम में एक वस्तु का प्रयोग वह क्या करेगा? ज्यादा करेगा,
और दूसरे वस्तु का प्रयोग क्या करेगा? कम करेगा। मतलब एक का प्रयोग करेगा तो दूसरे के प्रयोग से क्या रहेगा? वंचित रहेगा या उदासीन रहेगा। इसी नियम को कहते हैं उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। और ये उदासीनता वक्र है, यह मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक और हिग्स एलन के क्रमवाचक दृष्टिकोण के विरुद्ध में या उसके प्रत्युत्तर में दिया गया सिद्धांत है। अब कहोगे कि सर उदासीनता वक्र की मान्यता क्या है? आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि उदासीनता वक्र की मान्यता, उदासीनता वक्र जिसको हम तटस्था वक्र के नाम से भी उदासीनता वक्र की मान्यता क्या है, उसका शर्त क्या है? तो पहली मानता है उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। पहला क्या है? उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। मतलब उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, उदासीनता वक्र नियम फेल हो जाएगा। नियम है कि कहो कि नहीं हम दोनों बराबर बराबर खाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं। नियम कहता है कि दो वस्तु का प्रयोग करते हैं तो एक जरूर ज्यादा करेंगे, दूसरा जरूर कम करेंगे। अब तो लॉजिक पर आ जाएगा, नहीं हम तो दोनों बराबर करते हैं। भाई आपके लिए नियम नहीं है, सामान्य सा नियम है कि इंसान अगर दो वस्तु का प्रयोग करता है तो एक का ज्यादा करेगा, दूसरा कम करेगा नहीं, और एक का ज्यादा करेगा तो दूसरे के प्रयोग से वंचित रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ नियम मान्यता है कि उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, एबनॉर्मल जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, न तो नियम का मान्यता क्या हो जाएगा। दूसरा कहता है क्रमवाचक। उपभोक्ता का दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए? क्रमवाचक होना चाहिए, गणनावाचक नहीं। क्योंकि गणनावाचक हुआ तो नियम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि गणनावाचक में तो कहे तो हम गिन सकते उपयोगिता, हमको एक राशि 30 मिला 30 दे देंगे। गणनावाचक दृष्टिकोण नहीं, क्या होंगे? क्रमवाचक। मिलान करे उसे, हमको सेब खाते हैं तो देखो यूटिलिटी ज्यादा मिलती है बशर्ते संतरा का, क्योंकि सेब का कोई साइड इफेक्ट शायद नहीं है, लेकिन कई बार संतरा का साइड इफेक्ट होता है, सर्दी खांसी लेके चल आता है कई लोगों को। अलग बात है कि विटामिन सी की कमी से ही सर्दी खांसी होती है, और संतरा में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। सभी खट्टे और रसदार फलों में विटामिन सी होता है, लेकिन कई लोगों को संतरा खाने से, नींबू खाने से सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि उसका बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो यह क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। तीसरा, उपभोक्ता का व्यवहार संगत होना चाहिए। उपभोक्ता का व्यवहार कैसा हो? संगत हो, न्यायपूर्ण हो। ये नहीं कुछ लोग हमारे महापुरुष हमारे क्लास में बैठे हैं, फ्री में मिले तो 3 दिन के बाद 1 दिन खा ले, हाँ कुछ शिवम जैसे महापुरुष हो लोटवा लेके बैठेगा, सर कमंडल हो भाई, तो कमंडल में डाल दो, रात का भोजन हो जाएगा, पानी ले लेगा। शिव की कहानी एक बार दुर्गा पूजा में चल रही थी, पर घूमने बुनिया मांग रही थी, पर्स रख रही थी, 4 दिन तक काम चले, 4 दिन तक काम चले। तो उपभोक्ता का व्यवहार संगत होना, मिलता जुलता होना चाहिए सबसे, क्योंकि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, सारे इंसान हैं, तो सबका व्यवहार संगत हो, मिलता जुलता होना चाहिए, तब नियम लागू होगा। व्यवहार नहीं मिलेगा तो नियम लागू क्या होगा? नॉर्मल की तो होगा, नियम लागू क्या होगा? नहीं होगा। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, मतलब का सीमांत प्रतिस्थापन दर दिन प्रतिदिन क्या हो जाए? घटना चाहिए। कैसे घटता है? जैसे अभी गोभी का सब्जी खाने में खूब गलती की सही, गोभी का सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 रुपए किलो हो जाएगा, उतने टेस्ट दे रहा है जितना नहीं। हर वस्तु में एक समय के बाद प्रतिस्थापन दर घटता है, गलत सही। अभी 100 में 2.5 किलो सेब दे रहा है, 2 किलो सेब दे रहा है तो क्या बढ़िया, तो 1.5 किलो दे रहा है तो अच्छा लग रहा है खाने में, तो सब खा रहा है। लेकिन जो ना दिन सेब हो जाएगा 300 रुपये किलो, हुआ था
छोरो सेव क्या खाएगा, चलो केला खा लेते हैं। संतरे खा के, क्योंकि उस समय 100 का 5 किलो संतरा देता था। तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर नियम है कि हर वस्तु का प्रतिस्थापन दर कभी न कभी घटता है। हर वस्तु का वैल्यू मतलब मूल्य कभी न कभी क्या होता है, घटता है। तो मूल्य घटेगा तो नियम उपयोगिता घट जाती है। मूल्य ज्यादा होता तो उपयोगिता ज्यादा रहती है। क्या करेंगे हम लोग लो मिडिल क्लास के लोग। और मूल्य कम होता है तो उपयोगिता भी शायद क्या होती है, घटती है कुछ लोगों के लिए। नियम भी है, सीमांत प्रतिस्थापन घटती है, हमेशा सब वस्तु एक के समान क्या होगा, नहीं रहेगा। चौथा कहता है दुर्लभ क्रमबद्धता। पांचवा कहता है दुर्लभ क्रमबद्धता। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी उपभोक्ता दो वस्तु का प्रयोग करता है तो दो वस्तु के प्रति एक वस्तु दुर्लभ जरूर होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग जरूर होगा। आप होटल में जाते हो नाश्ता करने, टारगेट लेके चलते हैं रसगुल्ला खाएंगे, आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष क्या हो गया, रसगुल्ला। अब गए तो पता चला रसगुल्ला है ही नहीं। लाल मोहन खा के कमजोर है लेकिन भावनाओं को दबा देंगे, खा के तो आएंगे जरूर। तो आपका जो दुर्लभ क्रम होता होगा, लेकिन दुर्लभ एक को मजबूत हो गया तो क्या होगा, दुर्लभ होगा, उधार तो नहीं लौट के आएंगे, गए हैं तो कुछ खा के ही आएंगे। और छठा है मान्यता वस्तु की एक रूपता औलिक विभाज्यता। वस्तु एक रूप या समरूप होगा, ये इसकी मान्यता है। वस्तु अलग अलग होगा तो नियम लागू नहीं होगा। चाय कॉफी का हम थोड़ी तुलना करके दिखाएंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मीठा और चीनी का थोड़ी कर पाएंगे, सॉरी उसी का कर पाएंगे। वस्तु समरूप नहीं होगी तो तुलना हम नहीं कर पाएंगे। सेब संतरा का कर दिए हैं, सेब का अंगूर से कभी नहीं करेंगे, करेंगे क्या, नहीं। दूध का मीट से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दूध अलग चीज है, मीट अलग चीज है। हाँ, मीट मटन और चिकन में कर लेंगे, ना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक है। लेकिन उसी में दोनों से एक प्रकार उपयोगिता मिलती है, लेकिन दोनों को कहा जाए क्या वाल्मीकि, किसी से कम जाए किसी ज्यादा है। टेस्ट से मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को मटन के प्रति रुचि है तो किसी को चिकन के प्रति रुचि है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वस्तु देना पड़ेगा, नहीं तो काम चलने वाला में से नहीं है। दूध के पानी से नहीं ले सकते हैं, दूध का मलाई से ले सकते हैं। अब है मान्यता हो गया तो विशेषता। उदासीनता वक्र की या तटस्थता वक्र की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है कि हर साल प्रश्नों से पूछता है कि उदासीनता वक्र की रेखा बाएं से दाएं गिरती है। पहली विशेषता क्या है? बाएं से दाएं गिरती है। इसको कह सकते हैं ऊपर से नीचे गिरती है। उदासीनता वक्र की रेखा का झुकाव कैसा होता है? या ऊपर से? जैसे हमने यहाँ बना के दिखाया, दो वस्तु का प्रयोग किया है सर। क्या यहाँ पर सेब दिया और यहाँ पर क्या दिया? संतरा। हमने कहा यहाँ प्रयोग किए, लिखा था पर हम यहाँ बना गिरा रहा हूँ। ये मेरा हाथ कौन है? कौन हाथ है? लेफ्ट है। कौन है लेफ्ट? कौन है? राइट। तब बाएं से दाएं हो गया और ऊपर से नीचे हो गया। तो उदासीनता वक्र की जो रेखा है, इसकी पहली विशेषता क्या है कि यह बाएं से और ऊपर से नीचे गिरती है। तो प्रश्न यहाँ पूछता था 2 नंबरी, उदासीनता वक्र की रेखा ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं झुकी होती है, क्यों? तो इसके पीछे कारण है, उपभोक्ता जिस वस्तु एक बार में दोनों वस्तु का समान प्रयोग तो करेगा नहीं। एक वस्तु का प्रयोग ज्यादा करेगा तो दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ेगा। मतलब सीधा कहा कि एक वस्तु का आप ज्यादा प्रयोग करते दूसरा के क्या करना पड़ेगा? जैसे इसकी मात्रा घटाएंगे तो इसकी मात्रा क्या होगी? इसकी मात्रा और घटाएंगे तो इसकी मात्रा क्या होगी? इसको रेखा चित्र से मिला देंगे।
नीचा गिरेगा कि नहीं करेगा? अरे दोनों वस्तु का समान प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर इसकी मात्रा कम है मतलब 1 है तो यहाँ 3 होगा, यह 2 है तो यह 2 रहेगा, यह 1 है तो क्या होगा? 1 है। मतलब इसकी मात्रा ज्यादा है। हम इसको इसलिए कहा लिख देते हैं A B C D E F। समान नहीं होता, अलग अलग होता है। किसी का ज्यादा होता है तो किसी का क्या होता है? कम होता है। सी वस्तु का करेंगे तो यहाँ पर डी आएगा, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ई क्या है? कम है। इसकी मात्रा घटेगी तो इसकी मात्रा क्या हो रही है? फिर यहाँ सेब की मात्रा घटी तो संतरा की मात्रा क्या हो जाएगी? तो उदासीनता वक्र की रेखा के ऊपर से नीचे होने का, बाएं से दाएं झुके होने का मूल कारण है कि उपभोक्ता एक बार में दोनों वस्तु का समान मात्रा में प्रयोग नहीं कर सकता है। एक का प्रयोग बढ़ाएगा तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हेलो, हाँ पूछ रही वो क्लास में है, थोड़ा आप आके मिलिए, थोड़ा सा 10 मिनट छोड़ दीजिए, आधा घंटा बाद दिल्ली चीज में लाइव क्लास चलेगी। कहता है तीसरी विशेषता, कहता है दूसरी ऊंची उदासीनता वक्र की रेखा नीची की तुलना में क्या देता है? ज्यादा संतोष देता है। गलती की सही? उदासीनता का जो ऊपर वाला रेखा है वो संतोष क्या देगा? नीचे वाला क्या देगा? मान लो कि हम रसगुल्ला खाते हैं तो हमको 100 उपयोगिता मिलती है, कितना के बराबर? 100। रसगुल्ला लाल मोहन खाते हैं तो कितना मिलता है? 80 मिलता है। कारण है उसमें कुछ मिक्स है, रसगुल्ला में नो मिक्स। क्या? तो कभी भी रसगुल्ला का पॉइंट ऊपर रहेगा, लाल मोहन का कहाँ रहेगा? रहेगा। तो वही कहा ना कि ऊंचा उदासीनता वक्र मतलब उदासीनता वक्र की जो रेखा कहाँ है? ऊपर है, वो हमेशा क्या देगा? ज्यादा संतोष देगा। और जो नीचा है वो हमेशा क्या देगा? कम देगा। तीसरी बात कहता है, तीसरी विशेषता इसकी कहती है उदासीनता वक्र की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उदासीनता वक्र की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, कभी कटवे नहीं करेगा, क्योंकि सीधा कह दिया ऊपर वाला ज्यादा देगा, नीचे वाला क्या देगा? तो अमीर अमीर में या गरीब गरीब कभी दूसरे पर प्रहार करेगा? नहीं। अमीर का रास्ता लाइने में हवाई जहाज से चलेगा, गरीब तो चले पगडंडी होकर चलेगा, तो भला एक दूसरे को काटेगा। तो ऊंची उदासीनता वक्र हमेशा ऊंचा उपयोगिता देता है, नीची उदासीनता वक्र हमेशा कम उपयोगिता देता है, तो दोनों का विचार एक जोड़ में नहीं सकता। दूसरा कहता है उदासीनता वक्र की रेखा मूल बिंदु के उन्नतोदर होती है। उदासीनता वक्र की जो रेखा है कहता है मूल बिंदु उन्नतोदर। उदासीनता वक्र की रेखा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना माने झुका होना, हमेशा मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु कहने का मतलब जहां उपयोगिता ज्यादा मिलेगा वहीं झुकेगा, उपयोगिता नहीं मिलेगा वहां क्या करेगा? नहीं झुकेगा। तो ऐसे और उदासीनता वक्र की रेखा कभी गोलाकार नहीं हो सकती। बात कहता है कभी गोलाकार नहीं हो सकती। उदासीनता वक्र की जो रेखा है वो कभी भी गोलाकार नहीं हो सकती। चौथा कहा कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। उन्नतोदर होना का मतलब झुका होना। उदासीनता वक्र की रेखा जो है वो मूल बिंदु की ओर क्या होती है? झुकी होती है। मूल बिंदु की ओर झुके होने का मैं बता दूं, ना यहाँ भी एक गुड्स होगा, GOODS। क्या गुड्स ए और गुड्स बी, माने कोई वस्तु ए है, अलग ए है, वस्तु पे बी अलग है। तो ये कहता है उदासीनता वक्र की रेखा मूल बिंदु की ओर
तो y के लिए मूल बिंदु कौन है? इसके लिए कौन है? x है। जैसे मान लो यहाँ कहता है कि हम किसी वस्तु का प्रयोग किए, यहाँ ये वस्तु A है, ये वस्तु क्या है? फिर इसकी मात्रा को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, मिलान करोगे तो ऐसे मिलाओगे, ये जब भी झुकेगा तो यहाँ झुकेगा। क्या होगा? कहते कि सर मूल बिंदु को केना झुकता है? तो मूल बिंदु को झुके होने का मतलब जब जहां जहां ये दोनों कटान हो रहा है तो इसका अलग, ये तो कभी यहाँ मिल नहीं सकता है। पहला का परिभाषा ये ले लो, क्या कहा कि उदासीनता वक्र की रेखा ऊपर वाली ज्यादा संतोष, ऊपर वाला ज्यादा संतोष देगा, नीचे वाला क्या देगा? कम देगा। और तीसरा कहा कि उदासीनता वक्र की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो मान लो हम 3 गो दर्शा देते, कै गो? 3 गो। तो ये हो गया उदासीनता वक्र की रेखा, और इसका एक उदासीनता वक्र की रेखा यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो क्या कभी काट रहा है? नहीं काट रहा है। और कहता मूल बिंदु को झुका होना, इसको तीनों को मेरे रेखा चित्र से यहाँ मिलाएंगे, ऐसे आएगा। ऊपर से कहाँ आ रहा है? तो यह मूल बिंदु को क्या हो रहा है? झुक रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे हो रहा है। इसलिए कहता मूल बिंदु को झुकना। उदासीनता वक्र की रेखा जो मूल बिंदु पर उन्नतोदर होना मतलब झुका होना। नतोदर एक उन्नतोदर होता है, झुका होना। नतोदर मतलब ऊपर की ओर जाना। हम इसको उल्टा देंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। कभी कभी होता है कि जितना लाभ ये से मिल रहा है उतना लाभ क्या मिलेगा? बी से मिलेगा। कभी कभी जितना लाभ क्या होता है? ए से उतना बी से। जैसे कभी कभी आप बारात में जाते हो, देखने को मिलता है शाकाहारी व्यवस्था भी है और मांसाहारी व्यवस्था है, तो वहाँ डमी बन जाते हैं हम लोग। चल दोनों में से देगा खा ले, क्योंकि मांसाहारी में कला खा लीजिए तो रास्ता में कोई अगर शाकाहारी प्रशंसा करे, बाप रे इतना किस्म का मिठाई था, क्या मटर पनीर शाही पनीर बनाया था, अब रास्ता में पछताव करेगा क्या वाल्मीकि? उससे अच्छा चलो दोनों में से थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं ताकि पछतावा नहीं हो। जाने तो क्यों रह गया? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? क्या जुड़ा हुआ है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? तो कहता है कि उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के वस्तु का प्रयोग करता है। एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के वस्तु का क्या करता है? प्रयोग करता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि उसको संतोष बना रहे। आप वस्तु को बदल बदल के क्यों करते हो? तो इसलिए करते हो ताकि उस वस्तु से आपको संतोष बना रहे। तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और वह 2 वस्तु का प्रयोग करता है, तो अपने संतोष के स्तर को बनाए रखने के लिए हमेशा वस्तु को बदल बदल के क्या करता है? प्रयोग करता है। लेकिन एक बात रखिएगा, एक वस्तु का प्रयोग करता है, एक वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु को त्यागना पड़ता है। मतलब कहता है एक वस्तु का अब बोलिए बोल रहे आज हमें ले ऐसा कोई बात नहीं है भाई। 2 महीना के बाद थोड़ा पढ़ा ले, ठीक। हमने कहा सीमांत प्रतिस्थापन दर कहता है उपभोक्ता के विवेकशील प्राणी है और जितना वस्तु का वो प्रयोग करता है तो दोनों वस्तु से वह ज्यादा संतोष प्राप्त करना चाहता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक वस्तु का प्रयोग करेगा तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ता है? एक वस्तु का प्रयोग करता है तो दूसरी वस्तु को क्या करना है? एक वस्तु के प्रयोग के बदले में दूसरी वस्तु के जितनी मात्रा को त्याग करता है उसी को कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। मतलब सीधा वो एक लाइन में कि एक वस्तु के
प्रयोग के बदले दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करता है उसे ही क्या कहते हैं? हाँ, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? तो हमने कहा उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, वह चाहता है कि अपने संतुष्टि का स्तर हमेशा बनाए रखे। तो संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए वह एक वस्तु का प्रयोग करेगा, लेकिन प्रयोग कर रहा है तो दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ता है। जैसे आपके पिताजी, बहुत सारे बच्चे जिनके पिताजी किसान हैं, तो अब धान कटाएगा तो गेहूं का बोएगा। तो कितना बच्चा है जिसके पिताजी अपने खेत में गेहूं बोएंगे, और कितना बच्चा है जिसके पिताजी अपने उसी खेत में, उसी बगल में, गेहूं के बगल में मसूरी, सरसों सबको डाल देगा। तो यहाँ पता लगता है कि एक वस्तु का अपने प्रयोग किया, दूसरी वस्तु का क्या किया? एक ने मसूरी को त्यागा तो गेहूं बोया, और दूसरा ने गेहूं को त्यागा तो मसूरी बोया। एक वस्तु के प्रयोग कर रहे हैं या दूसरी वस्तु को त्याग कर रहे हैं। तो जितना त्याग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। आगे चलें। उम्मीद है छोटा छोटा एक आध टॉपिक और होगा या न भी हो सकता है। एक प्रश्न आता है, पूछा गया प्रश्न है, बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है? पूछा गया प्रश्न है। बजट रेखा क्या है या कीमत रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है या कीमत रेखा क्या है? तो बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जिस पर एक उपभोक्ता, बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जिस पर एक उपभोक्ता विभिन्न कीमत पर वस्तु की जितना मात्रा खरीदो। मान लो कि बाजार में गया, यहाँ आलू है, यहाँ पर प्याज है, यहाँ पर सेब है, यहाँ पर संतरा है। गलत कि सही? तो आलू का कीमत मान लो 16 रुपये किलो, प्याज का कीमत मान लो 20 रुपये किलो, सेब का कीमत मान लो 50 रुपये किलो, संतरा का कीमत मान लो 150 रुपये किलो। गलती की सही? तो एक उपभोक्ता बाजार में वस्तु का कीमत है, तो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा खरीद रहा है। आलू तो ये 5 केजी, प्याज तो 2 केजी, सेब तो 5 केजी, संतरा तो 500 ग्राम। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जिसमें एक उपभोक्ता बाजार में विभिन्न कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा को क्रय कर लेता है। क्या कहलाता है? बजट रेखा कहलाता है, क्योंकि उसके पॉकेट का बजट वही है। तुम्हारे पापा के पास पैसा ज़्यादा है तो जाते हैं 2.5 किलो सेब खरीदते हैं, लेकिन आज भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बाजार में आधा किलो सेब खरीदते हैं सस्ता होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी आमदनी कम है। तो बजट रेखा मतलब आपके पॉकेट की रेखा वह रेखा है, बाजार में बहुत वस्तु है, अनेक प्रकार की वस्तु है, लेकिन अलग आप क्या करते हो अपने हिसाब से। हमने 5 किलो खरीदा, हो सकता है कोई एक बोरा खरीद ले, कोई 1 केजी भी खरीदता है। छात्र जाता है तो 1 किलो आलू भी लेके आता है, क्योंकि उसका बजट है कि ना 1 किलो में 4 किलो दिन बना के खाना है। तो बाजार में भिन्न भिन्न कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की जितनी मात्रा को क्रय करता है, खरीदता है, उसी रेखा को हम कीमत रेखा या बजट रेखा के नाम से। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में